अगर आप सोचते हैं कि आप आलसी हैं, तो ये किताब आपको अनकंफर्टेबल कर देगी, क्योंकि द आर्ट ऑफ लेजीनेस एक अलग ही दावा करती है। ये कहती है कि ज्यादातर लोग आलसी होते ही नहीं। फिर सवाल उठता है, अगर लोग आलसी नहीं हैं, तो फिर जिंदगी में काम क्यों नहीं होता? सपने क्यों अधूरे रह जाते हैं? और हर इंसान क्यों कहता है, मैं चाहता तो बहुत कुछ हूं, लेकिन कर नहीं पा रहा? इस किताब का जवाब सीधा है और थोड़ा कड़वा भी। ये कहती है, समस्या आलस नहीं है, समस्या है प्रोक्रेस्टिनेशन, गलत प्रायोरिटीज और सोए हुए जिंदगी जीना। हम सुबह उठते हैं, दिन भर बिजी रहते हैं, फोन देखते हैं, काम टालते हैं और रात को थक कर कहते हैं, आज बहुत काम किया, लेकिन असल में हमने जिंदगी के राइट काम किए ही नहीं। द आर्ट ऑफ लेजीनेस आपको ज्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेट नहीं करती, ये आपको जागने के लिए मजबूर करती है। ये किताब पूछती है, क्या आप अपनी जिंदगी के 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं? क्या आप सही लोगों के बीच हैं? क्या आप कंफर्ट जोन की जिंदगी को ही जिंदगी समझ बैठे हैं? क्या आप बिजी हैं या प्रोडक्टिव हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप जिंदा हैं या बस चल रहे हैं ऑटो पायलट मोड पर? अगर आप इस ऑडियो बुक को पूरे ध्यान से सुनते हैं, तो ये आपकी हैबिट्स नहीं, आपकी सोच की डायरेक्शन बदल देगी। तो अगर आप तैयार हैं अपने एक्सक्यूजेस, अपने डर और अपने कल से को चैलेंज करने के लिए, तो चलिए अब किताब की तरफ रुख करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्र प्रकाश और आज हम बात कर रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट सेलर बुक द आर्ट ऑफ लेजीनेस के बारे में। आलस नहीं, प्रोक्रेस्टिनेशन आपकी असली दुश्मन है। कैसे? ज्यादातर लोग जब अपने बारे में कहते हैं मैं बहुत आलसी हूं, तो वो सच नहीं बोल रहे होते हैं। असल में वो कंफ्यूज्ड होते हैं, डरे हुए होते हैं या फिर मेंटली एग्जॉस्टेड होते हैं। आलसी इंसान वो होता है जिसे कुछ भी हासिल नहीं करना, जिसे फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन सोचिए, अगर आपको सच में कुछ नहीं चाहिए, तो फिर गिल्ट क्यों होता है? प्रोक्रेस्टिनेशन गिल्ट पैदा करता है, आलस नहीं। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है आपका दिमाग जानता है कि ये काम जरूरी है, लेकिन आपका इमोशन उस पेन से बचना चाहता है जो उस काम से जुड़ा है। पेन किस चीज का? फेल हो जाने का पेन, जज हो जाने का पेन, मैं कैपेबल नहीं हूं इस थॉट का पेन। इसलिए दिमाग एक चाल चलता है, अभी नहीं बाद में, और यही बाद में धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। प्रोक्रेस्टिनेशन कैसे सेल्फ रेस्पेक्ट खा जाती है। हर बार जब आप किसी काम को टालते हैं, तो आप सिर्फ काम नहीं टालते, आप खुद से किया हुआ एक वादा तोड़ते हैं। और दिमाग प्रोमिसेस को भूलता नहीं है। धीरे धीरे आपके अंदर एक साइलेंट बिलीफ बनता है, मैं जो सोचता हूं वो करता नहीं। यही बिलीफ कॉन्फिडेंस को मार देता है। इसलिए प्रोक्रेस्टिनेशन टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम नहीं है, ये सेल्फ ट्रस्ट प्रॉब्लम है। जिंदगी छोटी है, लेकिन दिमाग उसे अनंत क्यों मान लेता है? इंसान की सबसे डेंजरस एबिलिटी है फ्यूचर इमेजिन करना, क्योंकि इमेजिनेशन कंफर्ट भी देती है। जब आप सोचते हैं अभी नहीं बाद में कर लेंगे, तो दिमाग को इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है, और यही रिलीफ आपको एक्शन से दूर कर देता है। किताब कहती है, आप तब तक सीरियस नहीं होते जब तक आपको सच में लगे कि आपके पास लिमिटेड टाइम है। इसीलिए एक्सीडेंट्स, इलनेस, लॉसेस लोगों को बदल देते हैं, क्योंकि तब इल्यूजन टूटता है। लेटर एक शब्द नहीं, एक ट्रैप है। लेटर कभी कैलेंडर में नहीं आता, कैलेंडर में सिर्फ आ जाता है, लेकिन हमारा दिमाग लेटर को रियल मान लेता है, और यही सबसे बड़ा धोखा है। जो लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं, वो ज्यादा टैलेंटेड नहीं होते, वो बस लेटर को पहचान लेते हैं और रिजेक्ट कर देते हैं। 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी क्यों फ्रीडम है, ना कि एक बोझ। रेस्पॉन्सिबिलिटी सुनते ही लोग डिफेंसिव क्यों हो जाते हैं? क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है अब विक्टिम नहीं रह सकते। विक्टिम बनना आसान है, ड्राइवर बनना मुश्किल है। लेकिन किताब साफ करती है, जब तक आप ड्राइवर नहीं बनेंगे, जिंदगी आपको घुमाती रहेगी। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आपकी हर समस्या आपकी गलती है। मतलब ये है कि उस समस्या से बाहर निकलने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है, और यही पावर है। ब्लेम गेम दिमाग को वीक कैसे बनाता है? ब्लेम करने से इंस्टेंट इमोशनल रिलीफ मिलता है। मेरे पेरेंट्स ऐसे थे, सिस्टम खराब है,
लक साथ नहीं देता, लेकिन हर ब्लेम आपकी एजेंसी छीन लेता है और बिना एजेंसी कोई ग्रोथ पॉसिबल नहीं। आप जिनके साथ रहते हैं आप वही बनते हैं। ये एक साइलेंट प्रोग्रामिंग है, आप नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन आपके आसपास के लोग आपके थॉट्स को प्रोग्राम कर रहे होते हैं। अगर आसपास के लोग हर बात पर कंप्लेन करते हैं, रिस्क से डरते हैं, सक्सेस को लक कहते हैं, तो आपका दिमाग भी धीरे धीरे वही नैरेटिव अपना लेता है। इसलिए किताब कहती है एनवायरनमेंट बदलना सेल्फ हेल्प से ज्यादा पावरफुल है। कंफर्ट जोन सबसे सुंदर जेल। कंफर्ट जोन दर्द नहीं देता, इसीलिए लोग उसमें सालों फंसे रहते हैं। वो जेल नहीं लगता, वो घर जैसा लगता है। लेकिन एक सवाल किताब पूछती है, अगर सब इतना कंफर्टेबल है तो अंदर बेचैनी क्यों है? क्योंकि ग्रोथ रुकी हुई है। कंफर्ट जोन आपको सेफ नहीं रखता, वो आपको स्मॉल रखता है। मीडियोक्रिटी सबसे खतरनाक जगह क्यों है? एवरेज। ज्यादातर लोग फेलियर से डरते हैं, लेकिन ये किताब कहती है फेलियर नहीं, मीडियोक्रिटी सबसे बड़ा दुश्मन है। फेलियर एक झटका है, दर्द देता है, लेकिन वो साफ सिग्नल देता है ये रास्ता काम नहीं कर रहा। मीडियोक्रिटी ऐसा नहीं करती। मीडियोक्रिटी धीरे धीरे आती है, बिना आवाज के, बिना दर्द के। आप एवरेज जॉब करते हैं, एवरेज इनकम में एडजस्ट हो जाते हैं, एवरेज ड्रीम के साथ समझौता कर लेते हैं, और यही सबसे डेंजरस है। क्योंकि मीडियोक्रिटी में न तो इतना दर्द होता है कि आप बदलें, और न ही इतनी खुशी कि आप संतुष्ट हो। आप बस चलते रहते हैं। किताब ब्लंट सवाल पूछती, क्या फेल होने से डर रहे हैं या एवरेज होकर जी लेने से? सक्सेस से ज्यादा डेंजरस है कंफर्टेबली स्टक होना। बहुत लोग कहते हैं मैं ठीक ठाक हूं। यही शब्द किताब के हिसाब से सबसे अलार्मिंग है। ठीक ठाक का मतलब है ना दुख ना एक्साइटमेंट, बस सर्वाइवल है। प्रॉब्लम यह है कि इंसान एक्साइटमेंट के बिना जिंदा नहीं रहता, वो सिर्फ एग्जिस्ट करता है। मीडियोक्रिटी आपको रिबेल नहीं बनने देती, क्योंकि सब चल ही तो रहा है, और जब तक सब चल रहा है कोई बदलाव नहीं होता। मल्टीटास्किंग बिजी दिखने का सबसे आसान तरीका है। मल्टीटास्किंग मॉडर्न दुनिया का सबसे बड़ा इल्यूजन है। फोन देखते हुए काम करना, काम करते हुए मैसेज देखना, मैसेज के बीच प्लान्स। बाहर से देखने पर लगता है ये तो बहुत काम कर रहा है, लेकिन दिमाग के अंदर क्या होता है? हर बार जब आप टास्क स्विच करते हैं आपका फोकस टूटता है, और फोकस टूटने का मतलब है क्वालिटी खत्म। मल्टीटास्किंग इंसान को प्रोडक्टिव नहीं, फ्रेगमेंटेड बना देती है। किताब एक लाइन में कहती है, अगर आप हर चीज कर रहे हैं तो आप असल में कुछ भी नहीं ठीक से कर रहे हैं। फोकस क्यों रेयर स्किल बन चुकी है? आज डिस्ट्रैक्शन एक्सीडेंटल नहीं है, वो डिजाइन की गई है। एप्स आपका ध्यान खींचने के लिए बनी है, नोटिफिकेशंस आपकी थिंकिंग तोड़ने के लिए। ऐसे माहौल में फोकस एक टैलेंट नहीं, रिबेलियन है। जो इंसान फोकस कर सकता है वो एवरेज क्राउड से अपने आप अलग हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग सोचने से पहले ही रिएक्ट कर देते हैं। फोकस मतलब एक समय में एक चीज पूरी ईमानदारी से। रूटीन डिसिप्लिन का क्वाइट वर्जन है। लोग डिसिप्लिन शब्द से डरते हैं। उन्हें लगता है डिसिप्लिन मतलब स्ट्रिक्ट लाइफ, बोरिंग दिनचर्या, फ्रीडम की कमी। लेकिन किताब डिसिप्लिन को दूसरे एंगल से देखती है। रूटीन डिसिप्लिन नहीं है, रूटीन डिसीजन फटीग से छुटकारा है। जब आपकी सुबह, आपका काम, आपका आराम रूटीन में आ जाता है तो दिमाग को हर चीज पर सोचना नहीं पड़ता, और जो एनर्जी बचती है वही क्रिएटिविटी में जाती है। रूटीन बोरिंग नहीं, रूटीन फ्रीडम क्रिएट करता है। मोटिवेशन सबसे ज्यादा ओवररेटेड कॉन्सेप्ट है। मोटिवेशन वीडियोस अच्छे लगते हैं, इंस्पिरेशनल कोट्स अच्छा फील देते हैं, लेकिन किताब कहती है मोटिवेशन अनरिलायबल है। मोटिवेशन मूड पर डिपेंड करती है, और मूड वेदर की तरह है, कभी भी बदल सकते हैं। अगर आप हर दिन काम करने से पहले मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं तो आप ऑलरेडी हार चुके हैं। विनर्स मोटिवेटेड नहीं होते, वो कमिटेड होते हैं। कमिटेड मूड नहीं पूछता रॉन्ग गोल्स क्यों एग्जॉस्ट कर देते हैं। कभी कभी इंसान बहुत मेहनत करता है फिर भी अंदर से खाली रहता है। क्यों? क्योंकि वो गोल उसका अपना नहीं होता। सोसाइटी, फैमिली, कंपैरिजन सब मिलकर गोल्स तय कर देते हैं,
कि जब गोल आपकी नेचर से मैच नहीं करता तो हर दिन स्ट्रगल लगता है। किताब साफ कहती है, अगर हर दिन खुद को धक्का देना पड़ रहा है तो डायरेक्शन गलत हो सकती है। राइट गोल में रेजिस्टेंस कम होती है। ओवरवर्क भी प्रोक्रेस्टिनेशन कैसे बन जाता है। ये बात सुनकर लोग चौंकते हैं, लेकिन किताब डीप ट्रुथ बताती है। हर बिजी इंसान प्रोडक्टिव नहीं होता है। कुछ लोग इतना काम करते हैं कि उन्हें सोचने का टाइम ही नहीं मिले। सोचना अनकंफर्टेबल है क्योंकि सोचने से सवाल आते हैं। लर्निंग बनाम अप्लाइंग, नॉलेज क्यों बोझ बन जाती है। आज का इंसान इग्नोरेंट नहीं, वो ओवर इन्फॉर्म्ड है। किताबें, पॉडकास्ट, वीडियोस, थ्रेड्स सब कुछ अवेलेबल है, फिर भी लाइफ क्यों नहीं बदलती। क्योंकि लर्निंग एक इल्यूजन बन गई है। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो दिमाग को डोपामाइन मिलता है, एक फेक फीलिंग की मैं इंप्रूव हो रहा हूं। लेकिन अगर नॉलेज बिहेवियर नहीं बदलती तो वो विजडम नहीं है, वो इंटरटेनमेंट है। किताब एक ब्लंट लाइन करती है, जो सीखा और अप्लाई नहीं किया वो सीखा ही नहीं। असल लर्निंग अनकंफर्टेबल होती है क्योंकि उसमें एक्शन जुड़ा होता है और एक्शन रिस्क मांगता है। एक्सपेक्टेशंस, आप खुद से क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप वही बनते हैं। एक्सपेक्टेशंस कोई थॉट नहीं, एक्सपेक्टेशंस एक स्टैंडर्ड है और स्टैंडर्ड ही बिहेवियर डिसाइड करता है। अगर आप खुद से एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं ठीक ठाक कर लूंगा तो आप वही रुक जाते हैं। अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं मैं मिनिमम एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो चॉइसेस बदल जाती हैं। किताब कहती है, लाइफ आपको वही देती है जो आप टॉलरेट करते हैं। लो एक्सपेक्टेशंस धीरे धीरे आइडेंटिटी बन जाती हैं और फिर इंसान कहता है मैं ऐसा ही हूं, जबकि सच ये है आपने खुद को ऐसा अलाउ किया है। 80-20 रूल प्रोडक्टिविटी नहीं, करेज का रूल। ज्यादातर लोग 80-20 रूल को गलत समझते हैं। वो सोचते हैं कम काम करके ज्यादा रिजल्ट, लेकिन किताब डीपर सवाल पूछती है कि आप बाकी 80% छोड़ने की हिम्मत रखते हैं। क्योंकि वो 80% काम आपको बिजी फील कराता है, इंपॉर्टेंट फील कराता है, लेकिन लाइफ चेंजिंग काम हमेशा कम होते हैं और अनकंफर्टेबल होते हैं। 80-20 रूल असल में डिसीजन मेकिंग का टेस्ट है। आप क्या एलिमिनेट कर सकते हैं। जापानीज फिलोसफी, कंसिस्टेंसी का साइंस। किताब जापानीज कॉन्सेप्ट्स का नाम नहीं लेती, वो उनकी फिलोसफी समझाती है। आइडिया एक ही है, बड़ा बदलाव छोटे कदमों से आता है। ह्यूमन ब्रेन इंटेंसिटी से डरता है लेकिन कंसिस्टेंसी से नहीं। जब आप बहुत बड़ा गोल देखते हैं तो दिमाग फ्रीज हो जाता है, लेकिन जब आप कहते हैं आज बस इतना तो दिमाग कोऑपरेट करता है। इसलिए काइजन, इकिगाई जैसे कॉन्सेप्ट्स काम करते हैं क्योंकि वो ईगो को नहीं सिस्टम को चेंज करते हैं। टीनी हैबिट्स विल पावर नहीं डिजाइन जीतता है। लोग सोचते हैं कल से डिसिप्लिन बनेंगे, लेकिन डिसिप्लिन विल पावर से नहीं आता, वो एनवायरनमेंट डिजाइन से आता है। टीनी हैबिट्स दिमाग को ट्रिक करती हैं। जब एक्शन छोटा होता है तो रेजिस्टेंस कम होती है और जब रेजिस्टेंस कम होती है तो कंसिस्टेंसी बनती है। कंसिस्टेंसी टाइम के साथ आइडेंटिटी बन जाती है और आइडेंटिटी चेंज होते ही लाइफ अपने आप बदलती है। टूल्स नहीं, ट्रिगर्स समझो। पोमोडोरो टू डे रूल मैजिक नहीं है, ये टूल्स दिमाग के साइकोलॉजिकल ट्रैप्स को एड्रेस करते हैं। पोमोडोरो कहता है हमेशा के लिए फोकस मत करो, सिर्फ 25 मिनट फोकस करो। टू डे रूल कहता है परफेक्ट मत बनो, बस चेन मत तोड़ो। ये रूल्स डिसिप्लिन नहीं सिखाते, ये गिल्ट कम करते हैं और गिल्ट कम होते ही एक्शन आसान जीता जाता है। वेटिंग सबसे खतरनाक एडिक्शन है। वेटिंग रेस्पेक्टेबल लगता है, अभी रेडी नहीं हूं, अभी सिचुएशन सही नहीं है, अभी थोड़ा और सीख लेते हैं, लेकिन वेटिंग एक ड्रग है। यह आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचाती है। किताब आखिरी वार्निंग देती है, परफेक्ट टाइम का इंतजार करने वाले अक्सर जिंदगी भर इंतजार ही करते हैं। क्लैरिटी एक्शन से आती है, एक्शन क्लैरिटी से नहीं। फाइनल वेकअप कॉल, आप लेजी नहीं है, आप ब्रोकन नहीं है, आप बस ऑटो पायलट पर जी रहे हैं। आप सुबह उठते हैं, दिन काटते हैं, रात को थक जाते हैं और सोचते हैं एक दिन सब बदलूंगा, लेकिन किताब का आखिरी मैसेज साफ है, एक दिन नहीं आता, आपको ही आना पड़ता है। कोई मोटिवेशन आपको नहीं बचाएगा, कोई बुक आपको फिक्स नहीं करेगी, ये ऑडियो बुक भी नहीं, ये बस आपको जगाने आई। अगर आप मानते हैं कि प्रॉब्लम आलस नहीं प्रायोरिटीज हैं,
तो कमेंट में लिखिए प्रायोरिटीज, और अगर आप मानते हैं कि आप बस फ्लो में बह रहे हैं तो लिखिए ऑटो मोड। देखते हैं कितने लोग सच बोल पाते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।